प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक एक गद्यांश हमने लिया है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्त आतंक होने का भी, पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का कष्ट या भय नहीं हो। दूसरी यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस नहीं कर सके। ये हमारा एक गद्यांश है। इसकी सहप्रसंग व्याख्या हमें करनी है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसा कि हमने इससे पहले पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या की थी, ठीक वही पैटर्न है, वही तरीका है। हल करते समय सबसे पहले गद्यांश के प्रारंभिक 2 या 3 शब्द हम ले लें और फिर डैश डैश करके अंतिम 2 या 3 शब्द हम लिख दें। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इस गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसा कि व्याख्या सहप्रसंग हम करें तो 4 भागों में हमारा हल विभाजित होगा। पहला भाग है संदर्भ, और हम ये सीख चुके हैं कि संदर्भ के अंतर्गत हम उस पाठ का नाम और उस लेखक का नाम लिखेंगे जहाँ से ये गद्यांश लिया गया है। उस पाठ का नाम होगा, साथ ही उसके लेखक कौन है, ये हमें संदर्भ के अंतर्गत लिखना होता है। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भय शीर्षक निबंध से उद्धृत है। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो निबंधकार हैं, इनके एकल उद्धरण चिह्न लगाएंगे और रेखांकित करेंगे। इसके बाद भय जो शीर्षक निबंध है, शीर्षक का मतलब होता है नाम, भय नाम का, निबंध है वहां से ये लिया गया है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, संदर्भ लिखते समय कई बार गलती हो जाती है। भय शीर्षक से उद्धृत है, तो शीर्षक का मतलब तो केवल नाम होता है, और चैप्टर का नाम, पाठ का नाम, निबंध का नाम बिल्कुल छोटा होता है। उस छोटे से नाम में से इतना बड़ा गद्यांश लेना संभव नहीं है। इसीलिए हम शीर्षक का मतलब जान लेते हैं कि शीर्षक का अर्थ होता है केवल नाम, और उसके आगे उस पाठ का जो विधा है वो हम लिखेंगे। निबंध है तो निबंध लिख देंगे, कहानी है तो कहानी लिख देंगे। इसके अलावा अगर रेखा चित्र है तो रेखा चित्र लिख देंगे, संस्मरण है तो वो लिख देंगे, आत्मकथा है तो वह लिख देंगे। यानी चैप्टर का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में वो पाठ किस विधा का है उस विधा का नाम भी लिखना आवश्यक होता है। जैसे ये एक निबंध पाठ था तो हमने लिखा है भय शीर्षक निबंध से उद्धृत है। आप भी इसी प्रकार लिखें, और फिर संदर्भ लिखने के बाद हम जो निबंधकार हैं और जो पाठ का नाम है, इन दोनों के एकल उद्धरण चिह्न लगाएंगे, साथ ही इन्हें रेखांकित भी कर देंगे। उसके बाद प्रसंग। प्रसंग में हम पहले सीख चुके हैं कि इस गद्यांश के अंतर्गत किस विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये किस विषय से संबंधित है, वही इसका प्रसंग होगा। तो पढ़ने से हमें पता चलता है कि इस गद्यांश में
भय को दूर करने के लिए हमें कौन सी बातों की आवश्यकता होगी, उनका वर्णन है। तो हम कह सकते हैं इस गद्यांश में निबंधकार ने निर्भयता के संपादन के लिए अपेक्षित बातों का वर्णन किया है कि एक व्यक्ति निर्भय कैसे रह सकता है, उसके लिए कौन सी बातें आवश्यक है। इस गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताने का प्रयास किया है। व्याख्या, इस गद्यांश की जब सप्रसंग व्याख्या करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात व्याख्या ही होती है, क्योंकि अगर पद्यांश होता है तब तो उसका भावार्थ प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से लिख लेता है, लेकिन गद्यांश की जब व्याख्या लिखते हैं तो अधिकांशतः बच्चे गलती करते हैं। और ये गलती होती है कि एक लाइन हम यहाँ से ले लेते हैं, एक आधी बीच में से ले लेते हैं और एक वाक्य हम लास्ट का लिख देते हैं जिसे हम व्याख्या मान लेते हैं, लेकिन ऐसा हम कदापि नहीं करें। व्याख्या जब भी हम गद्यांश की करें तो उस गद्यांश में से महत्वपूर्ण बातों को हमें व्याख्या के अंतर्गत लिखना है। और कोई भी वाक्य हम उस गद्यांश में से व्याख्या के अंतर्गत ज्यों का त्यों नहीं लिखें। मतलब वैसे कि वैसे जैसा हमें पेपर में मिला है, जैसा हमें प्रश्न पत्र में मिला है, उस गद्यांश से कोई भी वाक्य हमें ज्यों का त्यों इस व्याख्या के अंतर्गत नहीं लिखना है। सभी महत्वपूर्ण वाक्यों को हमें अपनी भाषा में बदल करके व्याख्या में लिखना होता है। जैसा हमने व्याख्या में लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुखी और मुक्त आतंक रहने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, लेकिन सुखी और भय रहित होने के लिए प्रयत्न करना भी आवश्यक है। निर्भयता के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। व्यक्ति निर्भय कैसे रह सकता है, इसके लिए दो बातें बड़ी अपेक्षित आवश्यक होती है। पहली बात तो ये होती है कि हम किसी को भी कष्ट नहीं दें। अगर हम किसी को कष्ट नहीं दें, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं कि हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा, तो दूसरी बात भी इसके साथ बड़ी आवश्यक होती है। और दूसरी बात यह है कि हमें कोई कष्ट पहुंचाने का साहस नहीं करें, अर्थात हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए, ये बात भी जरूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि अपने आप को इतना शक्तिशाली हम बना लें कि दूसरा व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाने का साहस ही नहीं करे। अगर ये दोनों बातें हम स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, अपने अंदर बना लेते हैं, बसा लेते हैं, तो फिर हम निर्भय रह सकते हैं। तो हमने जो व्याख्या की है, हमने जो व्याख्या के अंतर्गत लिखा है, दिए गए गद्यांश में से हमने किसी भी वाक्य को ज्यों का त्यों यहाँ पर नहीं लिखा है, बल्कि महत्वपूर्ण बातों को अपने भाषा में, अपनी शब्दों में बदल करके हमने यहाँ पर लिखा है। आप भी ऐसा ही करें। और अंतिम जो चौथा बिंदु होता है सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत, वो होता है विशेष। पहला बिंदु फिक्स है, प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सुबोध एवं भावानुकूल है तथा वर्णनात्मक शैली है। इसका हम विशेष ध्यान करें। अगर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं तो वहां शैली होती है गेय, अर्थात गाने योग्य, लेकिन गद्यांश को हम गा नहीं सकते हैं, इसलिए किसी भी गद्यांश के अंतर्गत हमें शैली लिखना है तो याद रखेंगे हमेशा वर्णनात्मक शैली लिखना है। इसके बाद दूसरा बिंदु है मिश्र वाक्यों का यथोचित प्रयोग किया गया है। अगर इस गद्यांश को हम ध्यान से देखें तो इसमें मिश्र वाक्यों का प्रयोग है। अगर यहां पर पद्यांश के अंतर्गत हम विशेष लिखते तो यहां पर अलंकार से संबंधित बात लिखते हैं, और अगर गद्यांश के अंतर्गत हम विशेष लिख रहे हैं तो दूसरा बिंदु हम
फिक्स कर लें, निर्धारित कर लें कि हमें वाक्यों के बारे में ही लिखना है। उस गद्यांश के अंतर्गत कौन से किस प्रकार के वाक्यों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, आप देख लें, साधारण वाक्यों का हुआ है, संयुक्त वाक्यों का हुआ है या मिश्र वाक्यों का हुआ है। जैसा इस गद्यांश में मिश्र वाक्यों का अधिक प्रयोग है तो हमने लिख दिया है कि मिश्र वाक्यों का यथोचित प्रयोग किया गया है, जितना उचित है उस प्रकार से इसमें मिश्र वाक्यों का प्रयोग है। और तीसरा बिंदु हम सार संदेश के रूप में लिखते हैं। आचार्य शुक्ल ने इस गद्यांश के द्वारा हमें एक संदेश दिया है कि बिना प्रयत्न मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता है। अगर मनुष्य को भय से मुक्त रहना है तो फिर मनुष्य को प्रयत्न करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से हम गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। उस गद्यांश के शुरू के 2 से 3 शब्द लिखें और डैश डैश करके अंतिम 2 से 3 शब्द लिख दें। फिर 4 भागों में ये सप्रसंग व्याख्या विभाजित होगी। नंबर 1 संदर्भ, जिसमें हमें लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना होता है। प्रसंग के अंतर्गत हमें जिस विषय का वर्णन उस गद्यांश के अंतर्गत होता है उस विषय को दर्शाना होता है। व्याख्या में गद्यांश के वाक्यों को हमें अपनी भाषा में बदल करके लिखना होता है। और विशेष में 3 बिंदु होते हैं, जिसमें पहला बिंदु फिक्स होगा कि गद्यांश की भाषा सुबोध भावानुकूल है और शैली वर्णनात्मक है, ये फिक्स है। इसके बाद दूसरा बिंदु भी हम फिक्स लिखेंगे, वो वाक्य पर आधारित होगा, लेकिन हम वाक्य जरूर देख लें कि साधारण वाक्यों का प्रयोग है, संयुक्त का है या मिश्र वाक्यों का है। उस तरह से हम देख करके दूसरा बिंदु लिख सकते हैं। और तीसरा जो बिंदु होगा, अंतिम जो बिंदु होगा विशेष का, उसमें उस लेखक के द्वारा क्या संदेश निहित है, सार रूप में हम क्या कह सकते हैं, वह तीसरा बिंदु होगा। इस प्रकार से हम गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हल कर सकते हैं। थैंक यू।